सुप्रभात बच्चों। पद्माकर जी के द्वारा रचित जो कविता हैं उसमें से आपको 3 वीडियो भेजे जा चुके हैं और प्रश्नोत्तर से संबंधित ये अगला वीडियो है। इसमें आपको 5वें प्रश्न से हम शुरू करते हैं। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है, दूसरे छंद के आधार पर लिखिए। यह प्रश्न है, इस पे विवेचना और इसका आदर्श उत्तर आप समझिए। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव रंगों के सागर में डूब जाता है। यहाँ पर लोग बिना भेदभाव के अपने पड़ोसियों के दरवाजों पर जाकर होली खेलते हुए रंगों में सराबोर हुए हैं। श्री कृष्ण द्वारा लगाए गए रंग में नायिका गोपी का मन पूरी तरह से रंग गया है। गोपी का मन इस रंग में रंगे अपने कपड़ों को निचोड़ने को नहीं करता। एक सखी ने उसको आगे कहा था कि तुम अपने कपड़े निचोड़ लो, तो उसने साफ मना कर दिया था कि मैं अपने कपड़े नहीं निचोड़ूंगी, क्योंकि ये जो काला रंग है ये कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। क्योंकि इस प्रयास में यदि वो अपने कपड़े निचोड़ेगी तो क्या होगा, इस प्रयास में उसके मन पर चढ़ा श्याम रंग भी उतर जाएगा, इसलिए वह हमेशा इसी रंग में रंगे रहना चाहती है। तो होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है उसका वर्णन इस छंद के माध्यम से हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपकी। ये पंक्ति है कविता की, बोरत तो बोर यों पे निचोरत बने नहीं। यही ऊपर वाला ही प्रसंग है। इस पंक्ति में गोपिका के मन पर क्या प्रभाव व्यक्त हुआ है। कविता के माध्यम से गोपिका जो थी, गोपी जो थी, ग्वालिन जो थी, उसके मन के किस भाव का वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से हुआ है। तो उत्तर में आप विवेचना देखेंगे इसकी। इस पंक्ति में गोपिका के मन का यह भाव व्यक्त हुआ है कि उसका मन कृष्ण प्रेम में डूब गया है। वह कृष्ण प्रेम को त्यागना ही नहीं चाहती। वह कृष्ण द्वारा लगाए गए रंग को सखी के कहने पर भी निचोड़ना नहीं चाहती। वह इसी श्याम रंग में डूबी रहना चाहती है और वह इस रंग को कृष्ण के प्रेम का ही प्रतीक या पर्याय मानती है। तो बच्चों, ये प्रश्न संख्या 5 और 6 की विवेचना और आदर्श उत्तर है। आशा आप इसको अवश्य लिख लेंगे। अब अगले प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम देखते हैं यहाँ पे 7, 8 और 9। तो पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है, उसका उदाहरण आपको देना है। तो उत्तर क्या है इसका विवेचना के आधार पर लिखेंगे आप। पहले, पद्माकर की जो कविताओं की भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। अनुप्रास का उन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास के प्रयोग से भाषा में अद्भुत सौंदर्य और संगीत उत्पन्न हुआ है। शब्द और ध्वनि भाव की सजीव चित्र प्रस्तुत करने में वे समर्थ हैं। उनके काव्य में चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। तो ये उदाहरण दिया है। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बोरन के भय गए। तो इसमें क्या है, आप उनका भाषाई प्रयोग देख सकते हैं। कवित्व और सवैया छंद के ऊपर उनका अद्वितीय अधिकार था। जीवन परिचय के समय भी ये बात आपको बताई गई थी। इस तरह से पद्माकर ने भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें उनको सफलता मिली है। प्रश्न संख्या 8 है कि तीसरा छंद जो था, अंतिम छंद, उस छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो तीसरे छंद में बच्चों, तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भौरों का गुंजार इस महीने में होता है। राग मल्हार का गायन होता है। नायक का रूठना और रूठकर और भी प्रिय लगना। मोरों का शोर, बादलों की गर्जन, बरसते बादलों के कारण उद्दीपन जो है उससे क्या होता है, नर और नारी विषक प्रेम में वृद्धि होती है। हिंडोलों पर पड़े झूले आदि, ये सब क्या है, इस सावन महीने की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 9 है, गुमान हूँ तो मान हूँते में क्या भाव सौंदर्य छिपा है। तो गुमान हूँते मान हूँते में सावन की प्राकृतिक छटा श्रृंगार रस के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। बादलों की गर्जने, वर्षा की झड़ी, मोरों का शोर, झूले का आकर्षण इतना उद्दीपनकारी है कि यदि नायक प्रेम कलह यानी प्रेम में जो झगड़ा होता है उसके कारण अगर रूठ भी जाता है तो भी नायिका को अपना प्रियतम मनभावन लगता है। तो सावन में प्रिय मिलन की आतुरता को ये पंक्तियां दर्शाती हैं और भी ज़्यादा मोहक बनाती हैं, मोहक और मादक वातावरण प्रदान करती हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका संपूर्ण पाठ हो जाता है और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इस पूरे पाठ को समझा होगा और समझने की कोशिश की होगी। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।